यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन अगले मॉलिक्यूल से टकराया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर सेम इसी तरह चलते चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे और यहाँ पे क्या होगा, आयंस बन जाएंगे। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first physics chapter 8 और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 की सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन वैक्यूम फॉर विच द इलेक्ट्रिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between them is equals to gravitational force on one of them at the earth surface। तो आपको क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि लेट सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितनी होगी कि लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन को लिया हमने, ये लेट सपोज ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे लाके हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। हम सपोज करें कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो ये आर क्या होगा हमें ये बताना है। सही, तो करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास गिवन सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के, बस यही पता है हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। रिक्वायर्ड हमारे पास है आर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। और अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ फाइंड करनी है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज सेम होगा, मतलब Q1 और Q2 इक्वल है। तो हम ये बात लिखेंगे कि एज वी नो दैट Q1 बराबर है Q2 के, और इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप चाहें तो QE से कर लें जैसे आपके लिए आसानी हो। तो हम इसे यहाँ लाके पुट करते हैं कि Q1 की जगह भी QE आ जाएगा, Q2 की जगह QE आ गया, और ये आर स्क्वायर, आर क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस। नाउ के QE और QE का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, वो क्या होगी, यही F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर भी तो होगी। ऐसा ही है ना, जो फोर्स इस पे लग रही है वही इसका वेट होगा। तो हम फोर्स के लिए ये भी कह सकते हैं कि फोर्स बराबर होगी वेट के, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg भी यूज हो सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, हम अभी इससे कर लेते हैं। G की जगह तो GE रहेगा, m1 m2। अब क्या है कि एक मास इलेक्ट्रॉन का है और एक मास अर्थ का है, तो हमारे पास आ जाएगा m1 हम बोल देते हैं मास ऑफ अर्थ को, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल M वाला Me जो है ये मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही, और डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, r e स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी, या कैपिटल M लिख देते हैं सिर्फ, और कैपिटल R जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को। तो ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन
जो कंडीशन गिवन है एग्जैक्टली सेम उसको लिख देंगे। कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। नाउ इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आई है k QE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स G M ME और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, R स्क्वायर फाइंड करना है, ये वाला जो क्या था इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस। ये R तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसे हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल मींस के नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G M M E। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे पलट देते हैं, जैसे यहाँ R स्क्वायर डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन गया, यहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, और हमने ये दोनों तरफ किए तो इक्वल रहता है। मैथमेटिक्स में रूल ये है कि दोनों तरफ जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करना होगा। नाउ के क्यू ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर के लिए, आर स्क्वायर जो रेडियस ऑफ अर्थ है इंटू के क्यू ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जी एम एम ई। नाउ अब हमारे पास सिर्फ क्या है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि आर रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, 6.4 एक्सपोनेंट 6, कूलम्स कांस्टेंट 9 एक्सपोनेंट 9 जो के की वैल्यू है, और चार्ज क्यू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ ये तो आपको आसानी से याद होगा 6 एक्सपोनेंट 24, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31। देखिए सब कांस्टेंट थे तो इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। नाउ अब जब आप इसे डायरेक्टली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से पुट करना है, कैलकुलेट करना है डायरेक्टली ऑब्वियसली। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25.8, लेकिन ये क्या आया है आर स्क्वायर। अभी इसका हम रूट लेंगे तो लिखते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 25.8 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर हमारे पास आ जाएगा 5.08 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है आर की जो हमें फाइंड करना था। आप चाहें तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, आप ये भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जरूरी नहीं है यही फॉर्मूला यूज हो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बराबर होगी वेट के, किसके, इलेक्ट्रॉन के वेट के, और वेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg होता है, मास इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जैसे मैंने Fg की जगह ये रखा है, आप सिर्फ ये भी रख सकते हैं, एक ही बात रहती है। तो न्यूमेरिकल 1 तो हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। पेज नंबर 167 पे ही क्वेश्चन 2 है, जिसमें कहा जा रहा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो दो चार्जेस के बीच में रख दिया जाए उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is filled in between the charges which are placed at a distance r। कुछ इस तरह से कहा जा रहा है, दो चार्जेस है, लेट्स से q1 q2 बोल देते हैं, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया गया है, सही, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। Then show that the force between the charges decreases as compared the force when these charges are placed in the same distance in air at the same distance। सही है, तो कहा ये जा रहा है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, चार्जेस को हमेशा जब भी समझना हो आप इसे मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो मैग्नेट्स हैं,
दोनों में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। लेट्स सपोज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है। अब आपने क्या किया, इसके बीच में लाके अपना हाथ रख दिया, फोर्स बढ़ जाएगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि बीच में एक मीडियम आ गया। सेम कहा जा रहा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिसके बीच में डिस्टेंस है R, और कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो हम बोलते थे F। अभी सपोज करें यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स होगी दोनों के बीच में वो FA है। देन हमने क्या किया, सेम चार्जेस Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम R, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला के रख दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी स्लेब हो सकती है हमारे पास जो इंसुलेटिंग हो, इसके बीच में इंसुलेटिंग नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सकती हो, इसके बीच में लाके हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। जैसे मैंने कहा था हाथ रख दिया, ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, नहीं सॉरी इंसुलेटिंग नहीं होगा, ये कंडक्टिंग है लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी चीज, ग्लास ला के रख दिया, कोई लकड़ी ला के रख दी, ये क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगी। लेट्स से अब जो यहाँ पे फोर्स हो गई उसे मैं कह देता हूं एफ डी। डाइलेक्ट डी रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ ए एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें ये बात शो करनी है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा थी, यहाँ फोर्स कम है। अगेन वैल्यूज कोई नहीं दी हुई, डायरेक्टली सिर्फ हमें एक प्रूफ करना है इसको। तो किस तरह से करेंगे, इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम लेते हैं कि जब एयर थी दोनों चार्जेस के बीच में, लेट्स से हम कह रहे हैं कि व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस, और चार्जेस हम ले लेते हैं Q1 एंड Q2, चार्जेस Q1 एंड Q2। अच्छा, जब हमारे पास एयर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को FA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कब, जब एयर है, FA बराबर हो जाएगी, अच्छा एक मिनट, ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है K Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये K हमारे पास बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर एयर हो हमारे पास तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स होगी कब, जब एयर मीडियम होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स है कब के लिए, जब एयर है। अच्छा, नाउ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, जब भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता था, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में आ जाता था, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज इस फॉर्मूले में चेंज होती थी, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो K है, K की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मटेरियल आ जाए तो हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, कि हर जो मीडियम है उसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। जो परमिटिविटी है वो हमें ये बात बताती है कि एक मीडियम कितनी इलेक्ट्रिसिटी अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। एप्सिलॉन नॉट प्रॉपर्टी एयर की, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। तो हमारे पास जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो फोर्स क्या हो जाएगी, हम फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ डी से, ये बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि जो एप्सिलॉन आर है,
एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। एयर के लिए इक्वल्स टू 1 और बाकी कोई भी मीडियम आ जाए तो ग्रेटर देन 1। हम किसके लिए, हम दूसरे मीडियम्स के लिए देख रहे हैं, एयर के लिए नहीं देख रहे। कोई दूसरा मीडियम हो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहती है। इस बात को याद रखते हुए चलना है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और इक्वल्स टू 1 कब होती है, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। तभी देखिए हमने यहाँ एप्सिलॉन आर लिखा ही नहीं एयर वाले में, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती वो ऐसे ही हट जाता, लेकिन यहाँ 1 नहीं है इसलिए हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो फोर्स है डी वाली एफ डी वो कम होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब रखा तो फोर्स कम हो गई, एफ ए फोर्स ज्यादा होगी, हमें बस ये प्रूव करना है। तो हम करते ये हैं कि इसको कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी, इसको कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन 2। एप्सिलॉन आर याद रखना है ग्रेटर देन 1 होगा। हम करते ये हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा रहे हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए डिवाइडेड बाय, या ऊपर कर लेते हैं, नहीं यही करते हैं चले, एफ ए डिवाइडेड बाय एफ डी, नहीं सॉरी एफ डी डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा रहे हैं। एफ डी हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ना यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। नाउ Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, एप्सिलॉन आर, बस बाकी कुछ भी नहीं बच रहा। तो हमारे पास आ गया एफ डी डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन आर है, 1/एप्सिलॉन आर। नाउ एफ ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एफ डी आ जाएगा एफ ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो क्या ये प्रूव हो गया कि जो डाइलेक्ट्रिक जब रखा गया तो फोर्स कम हो गई? अच्छा, वैसे तो हो गया, देखें कैसे। मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। लेट्स से सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 2, सही है। तो और एफ ए इनिशियली कोई भी फोर्स सपोज कर लेते हैं एफ ए, लेट्स से हमारे पास थी 5। अगर इसे हम यहाँ पे पुट करें तो एफ डी क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए एफ ए जब हमने 5 सपोज किया तो एफ डी 2.5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा एफ डी की वैल्यू एफ ए से कम ही आएगी। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा और हम लिखेंगे हेंस प्रूव जब डाइलेक्ट्रिक को रखा गया तो जो फोर्स थी वो कम हो गई, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एफ ए जब भी इससे डिवाइड होगा तो एफ डी की वैल्यू कम ही आएगी। तो ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चन था जो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 170 पे, और एक ही रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अ सर्टेन गैस इज फिल्ड इन ए ट्यूब, एक ट्यूब है, ग्लास की हो सकती है, जिसके अंदर एक गैस को फिल किया गया है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीचेस टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, उस ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पे जब आई अक्रॉस द ट्यूब, देन द गैस बिकम कंडक्टिंग, तो गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। एक्सप्लेन व्हाई द गैस बिकम कंडक्टिंग। तो ये जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं क्लास 9 में उन्हें तो ये पता होगा, लेकिन नहीं पता तो स्टिल बता देते हैं। पेज नंबर 70 है हमारा, सॉरी 170, और उस पर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक ट्यूब है
लेट्स से कुछ ऐसे बना लेते हैं। नहीं, इसके अंदर गैस फील्ड है, लेट सपोज नाइट्रोजन बोल देते हैं या कोई सी भी गैस फील्ड है। गैस के हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं कुछ ऐसे। सही है? ये आपका एग्जैक्टली एक सेम आपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्योरी पढ़ी थी क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अच्छा किया ये कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर करवाया गया। तो थोड़ी देर के लिए जरा इसको मिटाते हैं, अभी गैस फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर कैसे करवा सकते हैं? लेट से एक मेटल की प्लेट यहाँ पे रख दी, एक मेटल की प्लेट यहाँ पे रख दी, और इसे हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। तो होगा क्या, पॉजिटिव है तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएंगे, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब हुआ ये कि यहाँ पे गैस फील्ड कर दी गई। लेट सपोज ये रहे गैस के मॉलिक्यूल्स। सही। अब करना किया ये गया कि जो वोल्टेज है उसे कंटिन्यूअसली बढ़ाया गया और एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि इस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरना शुरू हो गए। सही है? तो हमें ये बात सवाल में कही गई है और पूछा ये गया है कि एक्सप्लेन बाय द गैस बिकम, हमें बताने गैस कंडक्टिंग बनी कैसे। अच्छा एक चीज इसमें याद रखनी है कि नॉर्मल प्रेशर पर एक गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, प्रेशर लो करना पड़ता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रूक्स लिख देता हूं CROOKE, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया था जिससे इस ट्यूब का प्रेशर भी रिड्यूस कर रहे थे। प्रेशर को जब रिड्यूस किया गया और बहुत हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट्स की बैटरी लगाई गई, तो हुआ ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां जाना शुरू हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाना शुरू हो गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकले तो वो डायरेक्टली यहां नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? आप देखें, लेट सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से वो आके यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के साथ टकरा गया। यहां देखें एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ टकरा गया। सिमिलरली यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इस मॉलिक्यूल के साथ आके टकरा गया। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो मॉलिक्यूल्स के साथ आके कोलाइड करेंगे, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव साइड पे आ जाए। ऐसे ये ना इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स के साथ आके टकराना शुरू हो जाएंगे। अब होगा ये कि मॉलिक्यूल्स के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आके टकराता है तो उस मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब भी एक मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन से कभी भी मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन या एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब क्या हुआ कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के मॉलिक्यूल के साथ आके टकराया, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा अब वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव हुआ और लेट से वो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो अगले मॉलिक्यूल के साथ आके टकरा गया, तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे गया, इधर टकराया, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हमारे पास एक पूरी चेन चल पड़ेगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इधर मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकला, आगे एक मॉलिक्यूल के साथ टकराया, और इस तरह से ये पूरी गैस कंडक्टिंग हो जाएगी। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन अगले मॉलिक्यूल से टकराया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर सेम इसी तरह चलते चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे और यहाँ पे क्या होगा, आयंस बन जाएंगे। अच्छा आयंस क्या होते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन थी गैस, सही, हाइड्रोजन H ले रहे हैं, वैसे H2 होता है लेकिन हम H ले रहे हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास पीछे H पॉजिटिव आयन बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस भी बनना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी आना शुरू होंगे।
अब यहाँ पे आयंस या फिर कहें कि जो चार्जेस है वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पूरी गैस कंडक्टिंग हो जाएगी। तो जो हमारे पास एक चेन चली थी इलेक्ट्रॉन्स की, कि पहले इलेक्ट्रॉन निकला, इससे टकराया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकला, आगे टकराया, इसको हम कहते हैं एवालांची इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, यहां लिख देते हैं, एवालांची इफेक्ट। एवालांची इफेक्ट क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इस चीज को, कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अगले मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उसका इलेक्ट्रॉन निकला, अगले मॉलिक्यूल के साथ टकराया, इस तरह से एक पूरी चेन चल पड़ती है। इसको हम कहते हैं एवालांची इफेक्ट। और एक मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन हो गई। तो एवालांची इफेक्ट की वजह से एक्चुअली ये पूरी गैस कंडक्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पॉसिबल था कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, यहीं पे रुक जाते, क्योंकि बीच में गैस है। लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गैस के साथ टकराया, आगे और इलेक्ट्रॉन निकला, और चलते चलते पूरी गैस जो है वो कंडक्टिंग हो गई। ये सेम फिनोमिना आपकी ट्यूबलाइट में हो रहा होता है। आपने देखा है जब ट्यूबलाइट में आप कर देखते हो तो सिर्फ ये सेंटर का एरिया ग्लो कर रहा होता है, साइड्स तो नहीं कर रही होती। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तक आ रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं और ना यहां आ रहे हैं। तो ये हमारे पास रीजन होता है कि ड्यू टू एवलांची इफेक्ट पूरी की पूरी गैस ट्यूब के अंदर हमारे पास कंडक्टिंग हो जाती है। तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।